जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI। ठीक है, अगर आप इसी को इसके नाम से समझने की कोशिश करोगे तो ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से रिलेटेड, और आई का मतलब इंडक्शन यानी इंड्यूस। अब देखो क्या हुआ कि हमने फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले किया था ओस्टेड के बारे में। ओस्टेड ने क्या सोचा कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसने ऐसा प्रूफ भी किया। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब बात आई कि क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि क्या हम एक मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वहां क्या था कि हमने बिना मैग्नेट को और करंट को टच करवाए हमने वहां से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया था। यहां भी क्या है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कॉइल को बिना टच करवाए उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करना, मतलब हम किसी भी चीज को टच नहीं करवाएंगे, आपस में कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, फिर भी उसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेट से उस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, जब हम मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कह सकते आप, इंड्यूस करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और इसके बारे में सोचा था फैराडे ने। देखो अब साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट का काम तो सोचना ही होता है ना। ओस्टेड ने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो फैराडे ने सोचा कि ये काम तो ओस्टेड कर चुका है, तो अब क्यों ना कुछ नया करके दिखाएं। तो उन्होंने इसी फील्ड में आगे काम किया और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम एक मैग्नेट से भी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक कॉइल ली उन्होंने इस तरीके से सोलेनॉइड की फॉर्म में, और उसको एक गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करता है कि हमारे सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। ध्यान रखना कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्शन करता है और एमीटर करंट की रीडिंग नोट करता है। अगर आपको करंट की रीडिंग नोट करनी है तो आप सर्किट में एमीटर लगाओगे और गैल्वेनोमीटर वहां लगेगा जहां आपको सिर्फ ये चेक करना है कि करंट है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया, साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच किया। यहाँ हमने बैटरी अटैच नहीं की है, ये नहीं है कि हम बैटरी से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नो। हमने सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर सोलेनॉइड लिया है, उसको गैल्वेनोमीटर से अटैच किया। साथ में यहाँ हमने एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, अब उन्होंने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट सबसे पहली जो टर्म उन्होंने की, गैल्वेनोमीटर को रखा, सोलेनॉइड को रखा और मैग्नेट को रखा। यहाँ इसको बिल्कुल जीरो, मतलब दोनों चीजों को स्टेशनरी उन्होंने रख दिया। ठीक है, ये अगर मेरा ये सोलेनॉइड है और ये गैल्वेनोमीटर है, तो मैंने क्या किया, दोनों को बिल्कुल रख दिया। ठीक है, कोई मोशन नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ हमने इसको रख दिया। तो उन्होंने देखा जब इन दोनों को रखा गया साथ साथ, कांटेक्ट में नहीं रखना, थोड़ा सा गैप में रखना है, रखा तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, नो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब कि एक बार तो वो भी फेल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि हो सकता है कि ऐसा ना हो। अब देखो जरूरी नहीं होता कि जो एक वो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो सबसे पहली बात सोची हो गई वो सही हो। ठीक है, लेकिन वही है कि वो साइंटिस्ट हैं तो वो हार नहीं मानते, वो हमेशा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने जब ये चीज करके देखी तो उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आगे प्रोसीजर किया कि उन्होंने फिर एक सोलिनॉइड रखा, गैल्वेनोमीटर अटैच करके। अब इस बार मैग्नेट को उन्होंने इसकी तरफ मूव करवाना शुरू किया। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये हमारा सोलेनॉइड और ये हमारा मैग्नेट। अब क्या कर रहे हैं हम मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास ले जा रहे हैं।
जैसे ही वो इसको पास ले गए तो उन्होंने क्या देखा, जो गैल्वेनोमीटर की अंदर जो निडल है वो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब राइट साइड क्या हुआ, राइट साइड डिफ्लेक्शन हो गई। मतलब कि अब इस करंट, इसके अंदर करंट आ गया, इस जो सोलेनॉइड था वहां पे करंट इंड्यूस हो गया। समझिए आई बात आपको कि जब कोई मोशन नहीं थी तब वहां पे गैल्वेनोमीटर स्टेशनरी था, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो स्टेशनरी थी, मतलब वहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई और ना ही कोई करंट इंड्यूस हुआ। पर जैसे ही हमने बार मैग्नेट को मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो गई। तो इसका मतलब फेराडे जो सोच रहे थे वो सही था। अब उन्होंने आगे थोड़ा सा और किया, उन्होंने फिर से करके देखा यही सेम चीज। अब वो इस बार मैग्नेट को इससे दूर ले गए। जब वो इसको दूर ले गए तो जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर ने जो रीडिंग दिखाई वो लेफ्ट साइड हो गई उसकी, यानी वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा उल्टा किया उन्होंने। अब सोलिनॉइड को इसी तरीके रखा, लेकिन इसका पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज का मतलब है जहां नॉर्थ पोल था वहां साउथ पोल कर दिया, और जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल कर दिया। अब वो साउथ पोल को पास लेके आए, तो अब जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई वो क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई। और इसके बाद फिर वो लेफ्ट साउथ पोल को दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन राइट साइड होगी, यानी कि जो डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल के पास आने से हो रही थी वो साउथ पोल के दूर जाने से हो रही है, और जो नॉर्थ पोल के दूर जाने से हो रही थी वही डिफ्लेक्शन साउथ पोल के पास आने से हो रही है। ठीक है, तो यहां से फेराडे ने एक कंक्लूजन निकाला, क्या, रिलेटिव मोशन का। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, उन्होंने आप ये कहोगे कि अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें तो और कॉइल को मूव करवाएं, सोलेनॉइड को मूव करवाएं, तो भी क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा? तो यस, अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हो और सोलेनॉइड को मूव करवाते हो तो भी वहां पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस शो होंगी इसी तरीके से। अब बात आती है यहाँ जो कंसेप्ट हुआ, इसका जो रीजन निकला, कंक्लूजन तो फेराडे ने निकाल दिया कि हम मैग्नेट से करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने जो कंसेप्ट निकाला वो था रिलेटिव मोशन का, कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, मतलब दोनों में से कोई भी एक भी अगर एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मूव करेगा तो वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये चीज फेराडे ने कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से। और इसका रीजन क्या था, रीजन है इसका फ्लक्स। यहां हम फ्लक्स पढ़ेंगे, कौन से वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। मतलब दिए हुए एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ आई बात? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिए हुए एरिया में से जो पास करेंगी, ध्यान रखना पासिंग थ्रू। ठीक है, अब एक चीज में, ये मेरे पास एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मेरा मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैंने इससे ये जो एरिया है इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अंडर रख दिया, ये कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं, इससे पास हो रही हैं, लेकिन ये क्या हो रही हैं, ये इसके ऊपर से पास हो रही हैं। ये थोड़ा 3D नहीं है, हो सकता मैं आपको नॉर्मल दिखाती हूँ। देखो
ये मेरा एक एरिया है, ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये एरिया है, मैंने इसको बिल्कुल प्लेन के पैरेलल रख दिया। जब मैंने इसको पैरेलल रखा तो क्या हो रहा है, ये फील्ड लाइंस आई यहाँ से और ये इसके ऊपर से पास कर जाएंगी, ठीक है। अब जब ये पास करेंगे तो इस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 0 है। अब इस थीटा का रोल क्या होता है, देखो पहले मैं आपको फाई की वैल्यू बता देती हूँ। फाई जो होता है BA होता है, ठीक है। वैसे जो इसका मेन रिजल्ट है वहां पे B.A आ जाता है, जो आप आगे इन हायर क्लासेस पढ़ोगे, इसका जो बेसिक रिलेशन है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा वहां फ्लक्स ज्यादा होगा, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे भी फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से एंटर करेंगी। जब आप एरिया को पैरेलल रखते हो फील्ड के, तो वहां पे क्या है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर से पास कर जाती है, तो इसी वजह से वो उनके बीच में कोई फ्लक्स नहीं होता। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर मैं इसी एरिया को थोड़ा सा इसके परपेंडिकुलर रख दूं, मतलब मैं इसको इस तरीके से रख दूं, अब जो फील्ड लाइंस आएंगी उनको इसके अंदर से पास होना पड़ेगा। अब ये पास हो रही हैं, तो जो इसके अंदर से पास हो रही हैं वो फील्ड लाइंस क्या है, हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है। ये फाई है, थीटा नहीं है। थीटा हम हमेशा ऐसे बनाते हैं और फाई हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। फाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, कब, जब हम परपेंडिकुलर रखेंगे सरफेस एरिया को फील्ड के, ठीक है। तो दो बातें हैं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। पासिंग थ्रू यानी कि उसके उस एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो हमारा फ्लक्स होता है। अब जो वहां पे हमारा मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ था वो क्या था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि देखो क्या हो रहा था, जब वो मैग्नेट पास आ रहा था उसके, तो वहां पे क्या हुआ, मोशन में है, तो इसका मतलब वहां पे लगातार जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो रही हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस EMF, ठीक है। EMF इंड्यूस होगा तो वहां पे क्या होगा, साथ में इंड्यूस करंट भी होगा, क्योंकि ये चीज तो हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि जहां पे EMF होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे ऑलरेडी करंट होगा ही होगा। तो EMF इंड्यूस हो गया तो करंट भी इंड्यूस होगा वहां पे, सिर्फ किसकी वजह से, चेंज इन फाई, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। अब ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है रिलेटिव मोशन की वजह से। दैट मीन्स जब भी मैग्नेट और कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर रिलेटिव मोशन होगी तो वहां पे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से वहां पे EMF इंड्यूस होगा और EMF इंड्यूस की वजह से वहां पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू में -d∅/dt, यानी टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हमारा EMF इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। यही हमारा फैराडे लॉ है। फैराडेज का जो हमारा लॉ है वो यही है कि जब भी वहां पे टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा तो हमारा EMF या करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा करंट इंड्यूस हुआ उसकी हम डायरेक्शन किस हिसाब से देखते हैं। अगर मुझे ये देखना है कि जो मेरा इंड्यूस करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आता है। लास्ट वीडियो में राइट हैंड रूल,
लास्ट वीडियो में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया था, यहाँ मैं आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताती हूँ। अपना राइट हैंड लीजिए, वही आपका थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को आप म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखिए। थंब हमारा मोशन दिखाएगा, किसकी? फोर्स की। फील्ड दिखाएगी हमारी फर्स्ट फिंगर, और जो हमारी सेकंड फिंगर है वो हमारी इंड्यूस करंट दिखाएगी। ठीक है, जहां पे आपका करंट इंड्यूस हो रहा है वो हमारा कौन दिखाएगा? सेकंड फिंगर दिखाएगी। इसको म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखिए, सेम है लेफ्ट हैंड रूल की तरह। लेफ्ट हैंड रूल में भी हम इन तीनों को म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखते थे। ये हमारा मोशन दिखाता था फोर्स की, ये हमारी फील्ड दिखाती थी और ये करंट दिखाती थी। अब राइट हैंड रूल में भी हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, जो थंब है, वो हमारा मोशन दिखाएगा। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो हमारा फील्ड दिखाएगी, और जो हमारी सेकंड फिंगर है वो हमें क्या दिखाएगी? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में और लेफ्ट हैंड रूल में क्या आप कैसे समझोगे कि ये कहाँ पे आपको यूज करना है? उसकी एक सिंपल सी चीज है कि जहां पे आपको ये देखना हो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी है आपको, कि कंडक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस उसमें होगी, मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में होगी कंडक्टर की, उसके लिए आप लगाओगे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और जहां पे आपको डायरेक्शन देखनी है इंड्यूस करंट की, जहां वर्ड आ जाए इंड्यूस करंट, वहां पे आप लगाओगे राइट हैंड रूल। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना, ये दो बातें मेन है। इनसे अगर आपको ये ध्यान रहेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। जहां आपको मोशन की डायरेक्शन देखनी है वहां पे आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, और जहां पे आपको करंट की डायरेक्शन देखनी है वहां आप राइट हैंड रूल यूज करोगे। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? मैंने दो मेन बात आपको बताई कि अगर आपको मोशन की डायरेक्शन देखनी है तो लेफ्ट हैंड रूल, और अगर आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखनी है तो राइट हैंड रूल। यहाँ इस पार्ट में से आपका क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है या करंट इंड्यूस होता है जब भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपसे फैराडे लॉ के बारे में पूछा जा सकता है। फैराडे लॉ मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो क्या करता है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। यही आपका फैराडे लॉ है। मैंने आपको इसको इक्वेशनल फॉर्म में बताया था कि ईएमएफ जो होती है वो डी फाई बाई डी टी होती है। फाई हमारा क्या है? फ्लक्स है, जो कि बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, जिसमें से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं। अब ये जो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लगाया, ये क्यों लगाया? ये लगाया लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ है, लेंज लॉ ने क्या कहा कि जब भी वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा अपने इंड्यूशन का जो कारण होता है, कोज होता है, उसका अपोज करता है, मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आपने देखा कि जब हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेट को लेके जा रहे थे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही थी? इस डायरेक्शन में जा रही थी, चेंज हो रही थी, तो जो डिफ्लेक्शन थी वो अपोजिट हो रही थी। दूर जा रहा था तो अपोजिट हो रही थी, पास आ रहा था तो उसकी डायरेक्शन में हो रही थी। ठीक है, तो वो अपोजिट होता है, इसी की वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। हमारा लेंज लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस ईएमएफ की, वो क्या करती है? वो इस तरीके से होती है कि वो अपने होने के कोज को क्या करे? अपोज करे। जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ, उसको वो अपोज करती है, तभी हम उससे उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, ईएमएफ हमारा क्या होता है? माइनस, इसीलिए हम लगाते हैं क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में करता है। यही हमारा फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ सिर्फ ये कहता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब भी जो हमारा फ्लक्स है वो चेंज होगा टाइम के साथ। और लेंज लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आगे के लिए शेयर कर सकते हैं। अब एग्जाम्स के टाइम है तो आपके फ्रेंड्स को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी।
ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।